हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है डेटा विश्लेषण के लिए बुनियादी कंप्यूटेशनल तकनीक। तो इसमें हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए देख लेते हैं उस चैप्टर का नाम क्या है और उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एवरीवन, आपका जो ये चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है परिघात। ठीक है, तो परिघात चैप्टर है, इसमें हम परिघात के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी थोड़े से फॉर्मूलेज हैं एंड कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद करने हैं, जो मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। परिघात की अवधारणा यांत्रिक विज्ञान से सांख्यिकी विज्ञान में पहुंचने की है। यानी कि जब हम कॉन्सेप्ट से मैथमेटिक्स में जाते हैं, यानी कि मैकेनिक्स में जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिघात कहते हैं। ठीक है, परिघात की अवधारणा यांत्रिक विज्ञान से सांख्यिकी विज्ञान में पहुंचने की है। यानी कि जब हम कॉन्सेप्ट से मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? परिघात कहते हैं। यांत्रिक विज्ञान में परिघात शब्द का अर्थ घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से संबंधित शक्ति की माप से है, जबकि सांख्यिकी में इसका अभिप्राय आवृत्ति वितरण से है। यानी कि हम बेसिकली आवृत्ति वितरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परिघात द्वारा किसी भी आवृत्ति वितरण का माध्य मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा अपकिरण विषमता तथा प्रत्युष्ठीरता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि परिघात जो है उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो परिघात से कितने इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? एक तो अपकिरण के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, विषमता के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड प्रत्युष्ठीरता के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिघात किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य से उसके विभिन्न मूल्यों तक ले जाने के लिए विचलनों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय व चतुर्थ घातों के समांतर माध्य होता है। यानी कि बेसिकली हमें क्या करना होगा, इसमें हमें ये आना चाहिए कि किसी भी नंबर का हमें द्वितीय कैसे निकालना है, चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक कैसे निकालना है एंड हमें उसके चतुर्थ चतुर्थक कैसे निकालना है। बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं? घातों की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं x लूँ तो x के ऊपर अगर मैं ये लगा दूँ तो ये इसकी डबल वाली घात होगी, यानी कि द्वितीय घात होगी। बट अगर इसी तरीके से मैं x के ऊपर ये लगा दूँ तो ये तृतीय यानी कि क्यूब माना जाएगा। बट इसी तरीके से अगर मैं x के ऊपर 4 लगा दूँ तो ये इसकी चतुर्थ घात होगी, यानी कि ये इसका 4 पावर होगा। ठीक है, आप इसे पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके आगे देख लीजिए। किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य निकाले गए अपकिरण परिघातों को केंद्रीय परिघात अथवा मध्य के अपकिरण परिघात कहा जाता है। यानी कि जैसे हमने अपकिरण निकाला है और उनके अगर हम परिघात निकालेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? या तो उन्हें केंद्रीय परिघात बोलेंगे या उनको अपकिरण परिघात बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिकतर सांख्यिकी में अधिकतर केंद्रीय परिघातों का ही प्रयोग किया जाता है। इन परिघातों के लिए ग्रीक वर्णमाला अक्षर यू का मतलब होता है म्यू। हम इसे बेसिकली म्यू पढ़ते हैं। देखने में ये यू जैसा लगता है बट इसको हम यू ना पढ़ के म्यू पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हल्का सा मा भी होता है यू के बराबर में। ठीक है, प्रयुक्त होता है कि घात के संबंध इन अंकों के चिन्हों के बाद उपलेख के रूप में स्पष्ट लिखे जाते हैं। यानी कि अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे केंद्रीय परिघातों का जो परिगणन है वो कैसे होगा, यानी कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय परिघातों का परिगणन यानी कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं केंद्रीय परिघातों का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कुछ विधियां होती हैं। इनमें से सबसे पहली जो विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद हमारे पास लघुरीति विधि है, देन उसके बाद हमारे पास पद विचलन विधि है। ठीक है, हम इन तीनों ही विधियों का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम परिघात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम रीति के अनुसार यानी कि सबसे पहली जो रीति है यानी कि प्रत्यक्ष रीति जो है उसके अनुसार क्या करना है, इस रीति के अनुसार पहले श्रेणी के समांतर माध्य का निर्धारण किया जाता है। यानी कि हमें सबसे पहले समांतर माध्य निकालना आना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक पद मूल्य का समांतर माध्य विचलन किया जाता है। यानी कि अब क्या करना है, हमें माध्य से विचलन निकालना आना चाहिए। यानी कि माध्य निकाल लिया, अब हमें विचलन निकालना आना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, विचलनों का क्रम से क्यूब किया जाता है, घन किया जाता है, देन चतुर्थ घात की जाती है, फिर उन सबको जोड़ लिया जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, फिर उसका 4th पावर करेंगे एंड उन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, इस आवृत्ति में इन विचलनों घातों के क्रम अनुसार आवृत्ति से गुणा करके उनके गुणाओं के जोड़, यानी कि अब क्या होगा, अब हमें ये जो निकाले हैं ना हमने सारी जो क्यूब और स्क्वायर और उसके बाद जो हमने 4th पावर निकाली थी, इन सभी की गुणा हमें फ्रीक्वेंसी से करनी होती है एंड देन इन सबको जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कंडीशन जो है इसमें क्या है कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला है परिघात का। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम म्यू का प्रयोग करेंगे परिघात के लिए। ठीक है, तो सिग्मा x अपॉन में n बराबर 0 रखेंगे, देन उसके बाद हमारे पास ये सारे फॉर्मूले बनेंगे। ये μ1 है, μ2 एंड देन μ3। हमें
हमें सभी क्वेश्चन में μ1 μ2 और μ3 तीनों ही निकालना आना चाहिए। देखिए जब हम μ1 निकालेंगे तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि μ1 में यहाँ पे जो सिग्मा x है इसकी कोई पावर नहीं है, बट जैसे ही हम μ2 की तरफ जाते हैं यहाँ पे जो सिग्मा x है उसकी पावर 2 हो जाती है, और आप जब μ3 की तरफ जाएंगे तो सिग्मा x की जो पावर हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो इसी तरीके से बस आपको क्या करना है, पावर में चेंजेस करने हैं। इसी तरीके से आपका μ1 μ2 और μ3 निकल के आ जाएगा, और आपको तीनों ही निकालने हैं, ठीक है। 3 के बाद आपको चौथा भी निकालना है जो μ4 होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चार पावर करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, μ4 निकालेंगे। μ4 के लिए बस आपको x के ऊपर पावर 4 रख देनी है, आपका μ4 जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। आवृत्ति श्रेणी के लिए देखिए, आवृत्ति श्रेणी है तब क्या करना है, अंत के अग्र अंकित सूत्रों पर प्रथम 4 केंद्रीय परिघातों की गणना की जाती है। यानी कि जब भी हम आवृत्ति श्रेणी होगी तो उसमें क्या करेंगे, पहले 4 परिघातों की गणना करेंगे, ठीक है। वही उसी तरीके से सेम फॉर्मूला है, और आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समांकों के समांतर माध्य पर आधारित प्रथम 4 परिघातों की गणना कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, प्रथम 4 परिघात निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंक दिए हुए हैं 3, 2, 3, 7, 8 और 10, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है। ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको x की वैल्यू रखनी है। देन उसके बाद देखिए आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है आपको, तो आप इससे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर क्यूब निकालनी है, इसका क्यूब कर देंगे आप, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड देन उसके बाद इसकी पावर 4 कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से चलता है। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 का स्क्वायर करना है, देन उसके बाद 3 की क्यूब करनी है, देन उसके बाद 3 की पावर 4 करनी है। इसी तरीके से आप सभी की पावर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, उसके बाद सभी की पावर 4 करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सभी की पावर करने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी की पावर को जोड़ लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन सब की पावर करनी है, देन आपको उसका सम निकालना है, इसकी पावर करनी है, इसका सम निकालना है, देन उसके बाद इसकी पावर करनी है और इसका सम निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लेना है और फॉर्मूले में पुट कर देना है। इसका फॉर्मूला आपको बताया था, सिग्मा x अपॉन में n होता है, तो यहाँ पे 30 अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 6 होगा। जहाँ पे n जो है वो कितना दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। n का मतलब है कि टोटल कितने नंबर्स हैं, 5 ही तो नंबर थे हमारे पास। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर थे, इसी वजह से हमने n की जो संख्या ली है वो 5 ली है, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे म्यू की गणना कर लेंगे। ये आपका μ1 है, ये आपका μ2 है एंड μ3 है। फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको सिग्मा x की वैल्यू रखनी है। जैसे ही आप सिग्मा x की वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो x है इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, यानी कि इस पे इसकी कोई घात नहीं थी। तो जब हमें यहाँ μ1 निकालना है तो हमें बिना घात वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। यानी कि इसकी पावर कुछ ना होने का मतलब पावर 1 ही होता है। तो यहाँ पे सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि देखिए ये 4 और 3 7 होगा एंड यहाँ पे ये चारों भी जो होंगे वो 7 होंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है एंड ये प्लस के होंगे, तो ये दोनों कट के जो है सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा। तो यहाँ पे सिग्मा x की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। देन उसके बाद नंबर जो है वो हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे μ1 जो आएगा वो 0 आएगा। इसी तरीके से हम μ2 जो है उसकी गणना करेंगे। देखिए μ2 की गणना करना भी आसान है। आपको क्या करना है, 2 वाली, देखिए यहाँ पे ये 2 वाली संख्या थी ना, यहाँ पे हमने इसका जोड़ कर रखा है, तो हम क्या रखेंगे, सिग्मा x की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू रखेंगे 46, उसके बाद हम अपॉन में n रख देंगे एंड देन दिस इज जो होगा ये होगा हमारा μ2, ठीक है। उसी के बाद हम u3 निकालेंगे एंड u4 निकालेंगे। u3 निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू लेनी है एंड u4 निकालने के लिए आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे खासकर। देखिए यहाँ पे इस टेबल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ पे fx दिया हुआ है, तो fx निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको x एंड f की गुणा करनी है, ठीक है। जब आप f और x की गुणा करेंगे तो fx निकल के आ जाएगा एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये fx है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, fx का स्क्वायर, fx की पावर क्यूब एंड fx की पावर 4 करना है। यहाँ पे आपको fx का स्क्वायर करना है, यहाँ पे आपको fx की पावर 3 करनी है एंड यहाँ पे आपको fx की पावर 4 करनी है, ठीक है। आपको यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको क्या करना है, बार बार गुणा करके देखना है जिससे कि आपकी पावर निकल के आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको दोनों ही फॉर्मूले रख देने हैं एंड आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं जो सेकंड रीति है, यानी कि सेकंड जो मेथड है वो कौन सा है, लघु रीति मेथड, यानी कि लघु रीति के बारे में बात करेंगे। यदि श्रेणी का समांतर माध्य किसी पूर्णांक के रूप में नहीं है तो उसे विचलन निकालने में गणन
क्रिया अत्यंत जटिल हो जाती है, यानी कि अगर हम कहें कि पूर्णांक नहीं है, पॉइंट्स में है, तो हम क्या करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, अधिकतर लघु रीति द्वारा परिघातों की गणना करना सुविधाजनक होता है। लघु रीति के अनुसार पहले किसी कल्पित मूल्य बिंदु के चारों परिघात निकाले जाते हैं, फिर उनकी सहायता से केंद्रीय परिघात उपलब्ध किए जाते हैं। यानी कि हमें क्या करना होगा, पहले हमें चारों परिघात निकालने होंगे, जैसे अभी बताया था ना मैंने आपको x की पावर 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, चारों परिघात निकालने हैं, फिर उसी की हेल्प से आपको लघु रीति का प्रयोग करना है। देखिए कैसे करना है, किसी सुविधाजनक मूल्य को कल्पित मान लिया जाता है, यानी कि आप किसी को भी जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि आपके क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है या ईजी रह सकता है, आप उसको कल्पित माध्य मान सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले लेसन में भी बताया था कि कल्पित माध्य जो होता है वो हमेशा अज्यूम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस कल्पित मूल्य से विचलन डी निकालकर चारों और अपकरण परिघात ठीक उसी प्रकार प्राप्त कर लिए जाते हैं जिस प्रकार प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य से विभिन्न परिघात ज्ञात किए जाते हैं। यानी कि हमें ये पहले वाली ही रीति अपनानी है। इसमें क्या करना है, हमें कल्पित मूल्य से सभी को माइनस करने के बाद अपकरण परिघात निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन परिघातों को कल्पित मूल्य बिंदु से निकाले गए अपकरण परिघात कहते हैं। यानी कि ये जो परिघात होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अपकरण परिघात कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपकरण से निकाले गए हैं। इसके बाद इन परिघातों के लिए ग्रीक वर्णमाला में ये वी यानी कि इसको न्यू पढ़ा जाता है। देखिए देखने में ये वी लगता है बट इसको न्यू पढ़ा जाता है, यानी कि इस बार हम जो करेंगे उसको न्यू कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ न्यू 1 है, न्यू 2 है एंड न्यू 3 है एंड देन न्यू 4 है। देखिए फॉर्मूला दिए हुए हैं, न्यू 1 के लिए फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस 1 अपॉन में n। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्मा d अपॉन में n भी कह सकते हैं, जहाँ d जो होगा वो x माइनस a होगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे जो न्यू 2 है वो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है सिग्मा x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे न्यू 2 है यानी कि 2 पावर है, तो इसी वजह से इसके ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाया गया है। ठीक है, एंड ये हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n। उसके बाद अगर हम न्यू 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी। फॉर्मूला आपको एक ही याद करना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि पावर कितनी है। अगर यहाँ पे पावर 3 है तो इसके पास इसके ऊपर भी होल क्यूब होगा। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो इसके ऊपर क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे पावर 4 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पावर चढ़ेगी वो भी 4 होगी। ठीक है, एंड देन आप फाइनली जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में n, सिग्मा डी क्यू अपॉन में n, सिग्मा डी की पावर 4 अपॉन में n। ठीक है, इस तरीके से आप इनको गणना कर सकते हैं, आप इन्हें ज्ञात रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अवृत श्रेणी में भी बात की गई है, अवृति श्रेणी के भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये दोबारा से रिवाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक और शर्त है, यहाँ पे कहा गया है कि अंत में निम्न सूत्रों के अनुसार कल्पित मूल बिंदु निकाले गए परिघातों की सहायता से समांतर माध्य के चारों परिघात उपलब्ध कर लिए जाते हैं। यानी कि अब क्या किया हमने कल्पित मूल्य तो निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, समांतर माध्य और ज्ञात करना है। हम सारे समांतर माध्य को ज्ञात कर लेंगे, ये हमारा म्यू का साइन होता था। अब हम क्या करेंगे, सारे म्यूज को निकाल लेंगे, यानी कि न्यू 1 में से न्यू 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और न्यू 2 में से हम न्यू 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो 0 की पावर और 2 बचेगा। इसी तरीके से हम सभी को निकाल सकते हैं, आपके पास सारे फॉर्मूलेज हैं, आप इन सभी में पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम केंद्रीय परिघातों से कल्पित माध्य पर आधारित परिघातों का निर्धारण निम्नलिखित सहसंबंध से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप परिघातों का कल्पित माध्य निकालना चाहते हैं तो आप निम्न तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही फॉर्मूला आप यूज़ करें, आप ये वाले फॉर्मूलेज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको म्यू भी दे रखा है, डिफरेंस भी दे रखा है। देखिए अगर आपको न्यू 1 की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको म्यू 1 प्लस डी कर देना है, यानी कि डिफरेंस ले लेना है। अगर आप न्यू 2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे म्यू 2 और प्लस डिफरेंस का 2 यानी कि डिफरेंस का स्क्वायर करके निकाल लेना है। इसी तरीके से अगर आप न्यू 3 निकालेंगे तो आपको सबकी पावर 3 करना पड़ेगा, एंड देन आपको उसे जोड़ना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू 4 निकालना है। ठीक है, तो सभी के फॉर्मूलेज यहाँ पे दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फॉर्मूला से निकालें, आप डिफरेंट फॉर्मूलेज का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 1
3, 7, 9, 10 समांक से कल्पित माध्य 4 पर आधारित ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, कल्पित माध्य निकालना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर्स करनी है। आपको सबसे पहली चीज़ यही है कि पावर्स करनी आनी चाहिए। यहाँ पे d है, d का स्क्वायर करना है, उसके बाद d की क्यूब करनी है, देन उसके बाद d की पावर 4 करनी है। ठीक है, आपको सभी नंबर्स का पहले तो स्क्वायर करना होगा, फिर पावर 3 करनी होगी, देन उसके बाद पावर 4 करनी होगी। यानी कि हम 1 से लेकर पावर 4 तक जाते हैं। ठीक है, इस मेथड में ये सारी चीज़ें होंगी। एंड देन आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को इन फॉर्मूलाज में पुट कर देना है एंड आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ये फॉर्मूलेज बहुत आसान है, आप एक फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इसीलिए आप प्लीज़ एक फॉर्मूले को कम से कम 3-4 बार पढ़िएगा ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं एंड कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पद विचलन नीति, यानी कि अब हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड है वो है पद विचलन नीति। समान वर्गांतरों वाले अविच्छिन्न आवृत्ति बंटन में केंद्रीय परिघात ज्ञात करने की पद विचलन विधि का प्रयोग अत्यधिक सुविधाजनक रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पद विचलन विधि का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होता है। ठीक है, यह रीति लघु रीति के ही समान है, जैसा कि हमने लघु रीति पढ़ी थी, ये उसी की तरह सिमिलर होती है, परंतु इसमें कल्पित माध्य ए से विचलन वर्ग विस्तार की इकाई में निकाले जाते हैं। यानी कि हमें इसमें बस थोड़े से जो स्टेप्स हैं वो एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें क्या है, तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें वो है कि कल्पित मूल बिंदु से पद विचलन यानी कि d निकाला जाएगा। कल्पित मूल बिंदु लेंगे और उनसे हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद पद विचलनों d को कॉमन फैक्टर लेकर d1 ज्ञात करेंगे। यानी कि हमें एक कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। फिर उसके बाद d1, d2, d3 इस तरीके से हम सारा निकाल के उन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कल्पित मूल बिंदु के पद विचलनों के आधार पर चारों परिघातों यानी कि ν1, ν2 और ν3 और ν4 ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, निम्न सूत्रों द्वारा केंद्रीय परिघात की गणना करेंगे। देखिए अभी हमने म्यू के सारे ही ये जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको बता दिए हैं। आपको क्या करना है, बस इन म्यूज के फॉर्मूले में रखना है, देन आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एफ डी का स्क्वायर एंड एफ डी का क्यूब और एफ डी की पावर 4 आपको करनी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी ये क्वेश्चन करें, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करें, आपको बस ये 3 चीज़ें निकाल के दिखानी होंगी। इसी टेबल की हेल्प से आप अपना क्वेश्चन करने में सफल होंगे और आप अपना क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पावर 1, पावर 2 और पावर 3 एंड पावर 4 निकालना कैसे है। उसके बाद देखिए कल्पित माध्य 35 पर आधारित परिघात कैसे ज्ञात करना है। आपको कल्पित माध्य का फॉर्मूला रखना है एंड देन उसके बाद आपको मिल जाएगा। ये μ1 है, देन μ2 है, μ3 है एंड देन μ4 है। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपके सामने हैं एंड आपको बस क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। देखिए कैसे, अगर μ1 की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो श्रेणी है ये μ1 की है, ये 2 की है, ये पावर 3 की थी एंड ये पावर 4 की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिग्मा एफ डी रखना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिग्मा एफ डी, ये हमारा जो होगा ये सिग्मा एफ डी है, तो क्या होगा, ये रखा जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास कितने टोटल नंबर हैं, देखिए एन की संख्या हमारे पास 100 है, तो मैं इसमें 100 रख दूंगी, तो ये 0.3 आएगा। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले में इसकी वैल्यू लूंगी, तीसरे वाले में इसकी वैल्यू लूंगी एंड जब फोर्थ वन होगा मैं इसकी वैल्यू लूंगी। ठीक है, एंड सबके नीचे मुझे 100 रखना है क्योंकि यहाँ सभी के नीचे एन है एंड एन क्या है, हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आप आसानी से इस चीज़ को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समांतर माध्य से परिघात निकालना भी है, आप दोनों फॉर्मूलेस का यूज़ कर सकते हैं एंड निकाल सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए शेपर्ड के संशोधन में क्या करना है आपको, अविच्छिन्न समांक माला में परिघात ज्ञात करते समय यह मान लिया जाता है कि विभिन्न वर्गांतरों की आवृत्तियां उनके मध्य बिंदु पर केंद्रित हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि वर्गांतरों की जो आवृत्तियां होती हैं वो इनके मध्य बिंदु पर केंद्रित होती हैं, अर्थात किसी वर्गांतर में आने वाली सभी इकाइयों का मूल वर्ग सीमाओं के मध्य के बराबर होता है। ठीक है, यदि उदाहरण के लिए हम लें 10 से 20 की वर्ग आयु में आवृत्ति 20 है तो क्रिया के समय यह मान लिया जाता है तो 20 बच्चों की आयु 10 + 20/2। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि 10 से 20 का वर्ग लिया गया है तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगी, यानी कि 10 + 20 करूंगी। 10 + 20 क्या कितना होगा, 30 होगा, बटे में 2 कर दूंगी। क्यों, क्योंकि ये 2 संख्या है, 1 2। ठीक है, 2 करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ग के बीच में जो बिल्कुल मिडल संख्या होगी वही मेरा क्या होगा, वही मेरी आवृत्ति होगी। ठीक है, तो इसी को आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, आवृत्तियों के वर्ग मध्य बिंदुओं पर केंद्रित होने की मान्यता के कारण परिघातों के कुछ भ्रम
हो जाते हैं, जिसका संशोधन करने के लिए शेपर्ड महोदय ने विस्तार वर्ग के आधार पर निम्न सूत्रों का प्रयोग किया है। यानी कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जो परिघात होते हैं वो केंद्रित होते हैं, जिसकी वजह से थोड़े बहुत डिसबैलेंस देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि हमारे जो डिसबैलेंस है उसको ना दिखाएं। ठीक है, तो पहला है संशोधन, म्यू में संशोधन है, तो म्यू2 में असंशोधित जो म्यू2 होता है वो हम क्या करते हैं -1/2 आई का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम संशोधित म्यू4 की बात करें तो इसमें क्या होगा, हमें यहाँ पे म्यू4 असंशोधित लेना है -1/2 और म्यू2 असंशोधित करके उसमें हमें आई के स्क्वायर से गुणा कर देनी है। ठीक है, बस इतना करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं शेपर्ड के संशोधन निम्न परिस्थितियों में ही उपयुक्त हैं। यानी कि संशोधन जो है वो हमें कब लगाने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें हर जगह संशोधन लगाने की ज़रूरत होगी, बस कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें संशोधन लगाने की ज़रूरत होती है। तो वो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है, जब आवृत्ति वितरण अविषम श्रेणी के रूप में हो। यानी कि आवृत्ति वितरण जो है जब अविषम श्रेणी में दे रखा होगा तो उस टाइम पर हमें संशोधन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद की बात करें तो जब आवृत्ति श्रेणी के माध्य भाग दोनों लगातार घटते रहे हो, यानी कि माध्य भाग जो है वो लगातार घट रहे हो या शून्य हो जाए, उस टाइम पे भी हमें क्या करना होगा, संशोधन लगाना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कुल आवृत्ति काफ़ी अधिक हो तथा न्यूनतम जो है वो 100 हो, यानी कि कुल आवृत्ति जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और न्यूनतम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, संशोधन लगा देंगे। ठीक है, जब आवृत्ति बंटन सममित या साधारण असममित हो तथा वह जे या यू शेप्ड या अत्यधिक विषम ना हो, यानी कि जब ऐसा हो कि जे शेप्ड और यू शेप का ना हो या फिर ज़्यादा विषम हो रहा हो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तब हम संशोधन का यूज़ करेंगे। जब वर्गांतर समान हो, जैसे कि वर्गांतर समान आ रहा है तो सबका स्क्वायर जो होगा वो सेम ही आएगा, तो उस टाइम पे भी आपको संशोधन लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, किसी सतत आवृत्ति बंटन में 10 वर्ग विस्तार है और प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ परिघात 0 2 54 1 2 1 2 1 5 9 7 5 2 हैं। तो शेपर्ड शुद्धि का प्रयोग करते हुए संशोधित परिघात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, संशोधित परिघात ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे ये Q1 Q2 Q3 और Q4 की वैल्यू दे रखी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पावर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पावर्स निकली हुई हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपको क्या करना है। बस यहाँ पे संशोधन के फॉर्मूलेज लगाने हैं। यहाँ पे आपको U2 यानी कि U2 संशोधन लगाना है, यहाँ पे आपको U4 संशोधन लगाना है। फॉर्मूले लगाइए एंड सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय परिघातों के आधारित गुणांक, यानी कि अब हम देखेंगे केंद्रीय परिघात पे जो आधारित गुणांक होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आई होप आपने 10th या 12th में भी पढ़ रखा होगा। निम्नलिखित परिघातों के पारस्परिक अनुपात के आधार पर 3 प्रकार के गुणांक का प्रयोग किया जाता है, जिसे अल्फा गुणांक, बीटा गुणांक या फिर गामा गुणांक कहते हैं। यानी कि परिघात जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, जिसमें हम अल्फा गुणांक की बात करेंगे, बीटा गुणांक की बात करेंगे एंड देन उसके बाद हम गामा गुणांक की बात करेंगे। ठीक है, देखिए देख लेते हैं। यहाँ पे अल्फा जो कोएफिशिएंट होगा उसका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अल्फा कोएफिशिएंट का ये फॉर्मूला होगा अल्फा गुणांक का। देन उसके बाद अगर हम बीटा गुणांक की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है एंड गामा जो गुणांक होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। आपको अल्फा का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि आपके इस वाले चैप्टर में अल्फा गुणांक का प्रयोग बहुत किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप बीटा गुणांक का भी फॉर्मूला याद करेंगे एंड देन उसके बाद गामा गुणांक का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है देखिए, बीटा गुणांक B1 और B2 का उपयोग विषमता और पृथुशीर्तव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि बीटा गुणांक जो है वो हमें पृथुशीर्तव की माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जब भी पृथुशीर्तव की माप की बात होगी तो आपको बीटा गुणांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 4 परिघातों का मूल्य क्रमशः 0, 9.2, 3.6 और 122 है। तो यहाँ पे क्या करना है, वितरण की विषमता एवं पृथुशीर्तव ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, पृथुशीर्तव ज्ञात करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी विषमता या पृथुशीर्तव की बात होती है तो हम बीटा 1 और बीटा 2 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अगर हम बीटा 1 की बात करें तो आपको क्या करना है, μ2 लेना है। μ2 का मतलब क्या है, आपको ये वाला लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये लेंगे, देन उसके बाद इससे पहले वाला जो नंबर होगा इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम B2 निकालेंगे, ठीक है, बीटा 2 का गुणांक निकालेंगे, तब आपको क्या करना है, आपको 4th वाला नंबर लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑलरेडी 4th, यानी कि अब हमें क्या लेना है, 4th वाला नंबर लेना है और अपॉन में 2nd वाला नंबर लेना है। तो आप अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है,
निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से कल्पित माध्य पर आधारित प्रथम 4 परिघात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, प्रथम 4 जो परिघात हैं वो ज्ञात करने हैं। देखिए यहाँ पे ईयर्स एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको सबसे पहले टेबल बनानी आनी चाहिए। तो टेबल बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, एफ डी निकालना है। एफ डी यानी कि एफ और डी की गुणा करेंगे तो एफ डी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एफ और डी की गुणा करेंगे तो 60, ठीक है। 22 एंड 33 की गुणा करेंगे तो 66, 45 की गुणा अगर आप 2 में करेंगे तो 90। तो इस तरीके से आपका एफ डी निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, एफ डी का स्क्वायर करना है, देन उसके बाद एफ डी का क्यूब करना है, एंड देन एफ डी की पावर 4 करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कल्पित माध्य पर आधारित कैसे होगा ये। तो आपको क्या करना है, कल्पित माध्य पर जो आधारित है उसका फॉर्मूला रखना है, एंड देन आपको वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। उसके बाद हम समांतर परिघात भी देखेंगे। देखिए समांतर माध्य से परिघात जो है उसका भी क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया है अभी, μ1 μ2 μ3 एंड μ4 के सारे फॉर्मूलेज मैं आपको बता चुकी हूँ। आप सभी फॉर्मूलेज में सारी वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं, सभी के आंसर ठीक आएंगे, ठीक है। उसके बाद शेपर्ड शुद्धिकरण का भी प्रयोग करना है, यानी कि आपने जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं उन सब का उपयोग आपको एक ही क्वेश्चन में करके देखना है, ताकि आप देख सकें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको बीटा गुणांक भी फाइंड करना है, इसमें आप इसका बीटा गुणांक भी फाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो 5 है ये भी फिनिश होता है। आगे की वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 6 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमें इंस्टा ID पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं एंड हमें ब्लॉगर पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।